जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 12th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो आपका सब्जेक्ट है, इसके मिड टर्म एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका 2023-24 के सेशन के लिए होने वाला है। और आज का ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर का वीडियो है, ये डेफिनेटली बच्चों आपको आपके हिस्ट्री के मिड टर्म के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आने वाले हैं। तो देखिए भाई, पेपर आपका आएगा 3 घंटे का। पेपर की वेटेज आपकी 80 मार्क्स की होगी। और पेपर के अगर पैटर्न को आपको समझना है तो आपको सामान्य निर्देश पढ़ने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है उनके लिए अच्छी बात है, वो 2 मिनट आगे जा सकते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। सबसे पहले पेपर में आपका खंड का रहेगा सेक्शन ए, जिसमें टोटल जो है वो आपके 20 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है। फिर खंड खा रहेगा, इसमें स्रोत आधारित एक एक नंबर के 3 जो है वो आपके एमसीक्यू रहेंगे। फिर खंड गा जो है, इसमें आपके 3-3 नंबर के जो 4 क्वेश्चन वो रहेंगे, इसमें एक या फिर 2 में आपको चॉइस मिलेगी। खंड घा रहेगा आपका 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन, और तीनों में ही आपको चॉइस मिलेगी। फिर यहाँ पे अगला आ जाता है खंड नंबर 5वां जो है, इसमें 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे स्रोत आधारित। और खंड जो 4 रहेगा, इसमें एक 5 नंबर का हमारा मैप वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। और एक चीज अब मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। देखिए, इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी, ठीक है, इस पेपर के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था खंड नंबर का और खंड नंबर खा। ठीक है। जो कल वीडियो आई थी उसने आपको खंड नंबर गा बता दिया था और चा बता दिया था, यानी कि मैप और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पार्ट 2 में बता दिए थे। आज की ये जो वीडियो है उसमें हम आपको 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन और 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन वो बता देंगे। और एंड में आपको एक बार दोबारा से मैप हम समझा देंगे, ताकि मैप को लेके आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है बच्चों। जिन बच्चों ने पार्ट 1 का और जो 2 का वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिलेगा, यहाँ से देख लो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके बच्चों, चलिए। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहाँ से अपने पेपर के पैटर्न को देख सकते हैं, ये आपका पेपर का पैटर्न है। और सीधा का सीधा हम चलेंगे अपने सेक्शन नंबर सी की तरफ। ये सेक्शन ए था हमारा, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्शन बी था हमारा, ये भी हम कर चुके हैं। फिर सेक्शन सी था, ये भी हम कर ही चुके हैं। ओके। तो आज जो हमारा अगला सेक्शन शुरू होगा, हम उसकी बात करते हैं। चलिए, सेक्शन नंबर डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला। और ये सबसे बड़ा हमारा सेक्शन है बच्चों, 8-8 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन है, अर्थात ये सेक्शन हमारा 24 नंबर का है। ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, बस ध्यान से समझिए। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे हम पढ़ते हैं, फिर हम इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला वाला क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण को स्पष्ट करते हुए मोहरों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अर्थात जब भी हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, इससे आज तक नहीं पढ़ा जा सका, इसीलिए रहस्यमय लिपि है। तो आखिर हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के बारे में हमें कैसे पता चलता है? ठीक है। और इस संबंध में मोहरों के बारे में, मोहरों से धर्म के बारे में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, वो यहाँ पे बतानी है। ठीक है बच्चों। चलिए आ जाइए, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण डैश डैश डैश, इस तरीके से। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, आरंभिक जो पुरातत्वविद थे, इनका मानना यह था हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ऐसी कुछ वस्तुएं जो नॉर्मली नहीं पाई जाती थी, असामान्य थी या फिर अपरिचित लगती थी, उन्हें पुरातत्वविदों ने धार्मिक महत्व का बताया। जैसे इन्हें एक आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली, जिसके शीर्ष पर जो है वो अच्छा सा मेकअप वगैरह किया गया था, यानी कि विस्तृत राजधान था। तो इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज्यादा बेसिकली रेयर एक मूर्ति है, तो हो सकता है ये इनकी मात देवी रही होगी। तो
उस मूर्ति को मात देवी की संज्ञा दी गई, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर सेकंड जो है वो पुरोहित राजा वाली बात आ जाती है कि जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान यहाँ से पुरुषों की ना दुल्हन पत्थर की मूर्तियां मिली, और ऐसी मूर्तियां मिली जो बहुत ही रेयर पाई जाती हैं, तो उनको पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, अब साथ ही साथ आनुष्ठानिक महत्व की बात आ जाती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता से हम सभी को पता है बड़े बड़े जो विशाल स्नानागार हैं ये हमें मिले हैं, कालीबंगन से और लोथल से बहुत ही छोटी छोटी वेदियां मिली हैं। तो ऐसा माना जाता है कि स्नानागार का जो उपयोग है वो किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयोग किया जाता था। जो वेदियां हैं इनका उपयोग छोटे छोटे हवन वगैरह यज्ञ वगैरह करने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक प्रथा है इनका पुनर्निर्माण किया जाता है बच्चों। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? मात देवियों की संज्ञा, पुरोहित राजा की बात और अनुष्ठानिक महत्व की बात। बाकी असामान्य लगती थी तो वही धार्मिक महत्व की हैं, ये सिंपल सा। अब आ जाइए दूसरे वाले पॉइंट पे जो कि है मोहरों के बारे में। अब मोहरों के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले तो आप ये पॉइंट बताएंगे और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे। तो देखो मोहरें जो हैं ऐसी कुछ मोहरें हमें मिली हैं जिस पर कुछ अनुष्ठान के दृश्य बने थे, जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पे अनुष्ठान किए जाते होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रकृति की पूजा, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर पेड़ पौधों का चित्र बनाया गया। आप एक चीज बताइए कि करेंसी पर पेड़ पौधों का चित्र बना हुआ है तो वो कोई इंपॉर्टेंट चीज तो रही होगी। तो मान्यता ऐसी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः प्रकृति की पूजा करते होंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक श्रृंगी की बात आएगी, क्या कि मोहरों पर कुछ ऐसे जानवर जो एक सिंग वाले जानवर थे उनका चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हो सकता है कि ये लोग एक श्रृंगी जानवर की पूजा करते होंगे। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आ जाता है आद्य शिव का। कई बार जो मोहरें हैं उनमें एक ऐसे व्यक्ति को जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में एक के आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है, जिसे आद्य शिव के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो भाई मोहरों से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जैसे ये लोग जो है मोहरों के बारे में कि प्रकृति की पूजा करते होंगे, एक संगी जानवर की पूजा करते होंगे, आदि शिव की पूजा करते होंगे, ये कुछ कुछ चीजें। ठीक है बच्चों, तो आगे समझ में आपको अच्छे तरीके से हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक प्रथा है इसका कैसे पुनर्निर्माण होता है और बाकी की सारी बातें। ओके, चलिए अब हम इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की अद्भुत विशेषताएं रही हैं, कथन के संदर्भ में गृह स्थापत्य कला शैली और स्नानागार की विशेषता लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका एक निकलेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य कला शैली है इसका वर्णन कीजिए, और स्नानागार अलग से 8 नंबर में पूछा जाएगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से समझना, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली के बारे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली के बारे में। पहला पॉइंट, आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए, कताई आदि करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। यानी कि जो भी घर बनते थे उसमें आंगन जो था वो घर का केंद्र बिंदु होता था, उसी के आसपास में कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो निचले कमरे होते थे इनमें खिड़कियां नहीं होती थी। क्यों भाई? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी प्राइवेसी, निजता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, साथ ही साथ घर जो थे उनका निर्माण ऐसे किया जाता था ताकि दरवाजा जो है ना उससे सीधा अवलोकन ना हो आंगन का। अर्थात जैसे वर्तमान में हमारे जो घर हैं, जैसे हम दरवाजा खोलते तो हमें पूरे के पूरे घर का व्यू मिल जाता है ना। लेकिन उस समय के दरवाजे ऐसे थे कि कुछ दूर तक आपको आंगन के बारे में पता भी नहीं होगा, इस तरीके के दरवाजे खुलते थे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा ये है कि कई आवास, हमें कई ऐसे घर के अवशेष मिले हैं जहाँ पे घरों के अंदर ही कुएं बनाए गए थे। ठीक है, और कुछ कुएं ऐसे थे जो ऐसे कक्ष में, ऐसी जगह बनाए गए थे घर के अंदर जिसमें
बाहर से आया जा सकता था और इनका उपयोग जो राहगीर थे इनके द्वारा किया जा सकता था। ठीक है, साथ ही साथ कुछ घर ऐसे मिले हैं जहां पर दूसरे तल यानी कि दूसरी मंजिल अर्थात छत पर जाने हेतु सीढ़ियां बनाई गई होंगी, वो अवशेष यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये है हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य कला शैली के बारे में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो कि है स्नानागार की विशेषताएं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्नानागार की विशेषता। तो पहला पॉइंट क्या है, स्नानागार जो था ये आंगन में, ज्यादातर जो घर होते थे उन्हीं में एक आयताकार जलाशय होता था जो कि चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ होता। ठीक है, अब ये जलाशय जो था इसके तल तक यानी कि बिल्कुल लोअर तक जाने के लिए इसके नॉर्थ में और साउथ पोल में दो दो सीढ़ियां बनी होती थी। ठीक है, साथ ही साथ जलाशय के जो किनारे होते थे इनको ईंटों को जमा कर जिप्सम के गारे से जलबद्ध किया जाता था ताकि पानी बाहर न निकले, कीचड़ ना हो। ठीक है, जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जहां पे एक बहुत ही बड़ा कुआं था। अब इसी के साथ में जलाशय का जो पानी था बच्चों, ये बड़े से नाले में बहा दिया जाता था, जब भी ज्यादा पानी होता था गंदा हो जाता था। ठीक है, जलाशय के उत्तर में एक गली होती थी जो कि दूसरी ओर एक छोटी संरचना थी जिसमें 8 और छोटे छोटे जो स्नानागार थे वो पाए जाते थे। ठीक है, अभी यहीं पर ये कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी आगे और बढ़ती है कि एक गलियारा ऐसा था जहां जिसके दोनों चार चार स्नानागार बने हुए थे, छोटे छोटे से। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि स्नानागार का उपयोग जो है वो किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान वगैरह के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था स्नानागार की विशेषताएं और ये थी गृह स्थापत्य कला शैली की बात। ओके बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता वाले आपके चैप्टर से, चैप्टर 1 इंडिया 1 की अस्थियां, उससे यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। बाकी और भी आएंगे तो वो आपको पेपर 2 में समझाऊं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सप्लेनिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू दी सील्स यानी कि मुद्रा के संबंध में। तो रिकंस्ट्रक्शन के जब हम यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों, तो ये आता है इस तरीके से, इतना आंसर। ठीक है, फिर सेकेंड यहाँ पे हम बात करते हैं सील्स की, तो उसके बारे में हमारे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन मोहनजोदारो एज एन अर्बन सेंटर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज अमेजिंग फीचर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट राइट डाउन द architectural style of the house and the features of bathroom। ठीक है, तो पहले तो आप होम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ें। ठीक है, ये पॉइंट है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर बाथरूम यानी कि जो फीचर क्या बोलते हैं उसको, स्नानागार जो था उसके क्या क्या फीचर्स थे वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लिखिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इनको सूत्र पिटक में जो कहानियां दी गई हैं इसके आधार पे पुनर्निर्मित किया गया है, जिसमें कुछ लोगों को महात्मा बुद्ध ने विवेक और तर्क के आधार पे समझाया। आपने एक कहावत सुनी, मतलब इसमें एक कहानी पढ़ी होगी कि एक मरे हुए बच्चे की माँ जो है वो महात्मा बुद्ध के पास अपने बेटे को लाती है और कहती है कि आपके पास में इतना ज्ञान है सिद्धि, आप मेरे बेटे को जिंदा कर दो। हालांकि महात्मा बुद्ध के लिए ये बात कही जाती है कि वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस महिला को समझाया कि इस तुच्छ मानव जीवन के लिए मृत्यु अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो विवेक और तर्क से समझाता है, ये बात यहाँ पे। ठीक है ना, अब आ जाइए शिक्षाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हैं, आपको मैं समझाता हूँ क्या क्या है। सबसे पहली शिक्षा वो ये है कि बुद्ध दर्शन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विश्व जो है वो लगातार बदलता जा रहा है। ठीक है, विश्व जो है वो आत्मा विहीन है, अर्थात विश्व में कुछ भी स्थायी नहीं है, विश्व की अपनी कोई आत्मा नहीं है। आगे है, इस क्षण भंगुर दुनिया में हमारा जो मानव जीवन ये बहुत ही छोटा है
और इस छोटे से मानव जीवन में दुख जो है ये मनुष्य के जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है, इसीलिए हमें इसे बेसिकली क्या बोलते हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने दुखों से मुक्ति पानी है तो उसे घोर तपस्या और जो मध्यम मार्ग है इसके बीच का मार्ग अपनाकर वो अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अपने जन्म चक्र से ये जो मरते हैं फिर जन्म लेते हैं फिर मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, ये जो जन्म चक्र जन्म मृत्यु का चक्र है, अगर इससे मुक्ति पानी है और यानी कि निर्वाण पाना है तो व्यक्ति को इसके लिए स्वयं ही कार्य करने होंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि समाज का निर्माण स्वयं मानव ने किया है, ना कि ईश्वर ने किया है। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान होने का, आचार्यवान होने की सलाह दी है और ये कहा है कि आप छोटे छोटे लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें। 7वां पॉइंट, व्यक्तिगत प्रयासों से ही सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है जो कि खुद समाज के द्वारा निर्मित किया गया है। सबसे आखिरी पॉइंट, बुद्ध का अपने शिक्षकों के लिए, ये शिक्षक भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, और उनके जो अनुयायी थे, ठीक है, बौद्ध के जो अनुयायी थे इन सभी के लिए भी आ जाएगा कि अंतिम उपदेश ये था, अंतिम निर्देश ये था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ठीक है, तो ये है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो कि यहाँ पे टोटल 8 है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी। ठीक है बच्चों, तो ये बस सिंपल सा हमारा ये आंसर। अब आता है हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, सांची का स्तूप बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गई। अर्थात सांची के स्तूप को लेकर 8 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, अमरावती को लेकर 8 नंबर का क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आ जाइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमरावती स्तूप की। तो क्या था, अमरावती स्तूप जो था वो नष्ट हो गया था। ठीक है, अर्थात अमरावती स्तूप नष्ट हुआ था। अब ये हुआ क्यों था आखिर, तो इसको समझिए। तो सबसे पहली बात आती है खोज में राजा की गलती। अर्थात 1796 में एक यहाँ के जो स्थानीय राजा थे इन्होंने सोचा कि मैं एक मंदिर बनवाता हूँ, तो इन्होंने मंदिर बनवाने के लिए वहीं पर खुदाई करवानी शुरू कर दी जहां पर अमरावती स्तूप के अवशेष पड़े हुए थे। पहले इन्हें नहीं पता था, ठीक है ना, तो उस जगह की इन्होंने खुदाई करवानी शुरू कर दी। अब जैसे जैसे खुदाई होती चली गई तो राजा को लगा यार यहाँ पे तो बहुत ही जो ऐसे ऐतिहासिक चीज है वो निकल रही है, तो राजा को लगा कि यहाँ पे ना कोई खजाना होगा, तो इसीलिए वो जैसे जैसे खुदाई करते चले गए, बाकी वहां से जो चीजें मिलती जाती थी वो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। ठीक है, तो सबसे पहली गलती तो ये थी। दूसरी जो बात आती है वो आती है कॉलिन मैकेंजी के बारे में। इन्होंने क्या किया था भाई, तो अमरावती स्तूप की इन्होंने मूर्तियों को देखा, उस जगह का निरीक्षण किया और मूर्तियों को देखने के बाद में, निरीक्षण करने के बाद में एक विस्तृत अपना ब्यौरा तैयार किया, एक अपनी कलम कॉपी उठाई, एक फाइल तैयार की, उसमें अच्छी खासी रिपोर्ट बनाई अमरावती स्तूप के बारे में। लेकिन देखिए उनकी ये रिपोर्ट छपी नहीं गई, तो ये दूसरा कारण था। तीसरा है 1854 में गुंटूर जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश है, यहाँ के कमिश्नर की बात। अर्थात यहाँ के जो कमिश्नर थे इन्होंने अमरावती की यात्रा की और यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे जो पत्थर थे इनको लेकर ये मद्रास चले गए। अब भाई किसी चीज के ऐतिहासिक चीज को आप लेके कहीं चले जाओगे तो वो सिंपल सी बात है नष्ट तो हो ही जाएगी, है ना, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। अब क्या था, अगला है कि 1850 का दशक। इस दशक में क्या हुआ था, अनेक अधिकारी अमरावती स्तूप की यात्रा करते और जब वो यहाँ पे आते से देखते तो यहाँ की मूर्तियां उठा के लेके चले जाते। जैसे कुछ मूर्तियां तो मद्रास पहुंची, ठीक है, मद्रास में पहुंची इंडिया ऑफिस में, कुछ जो थी वो कोलकाता के एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंची। तो ऐसे ऐसे इसकी जितनी चीजें थी वो नष्ट होती चली गई। जो भी यहाँ पे आता कुछ ना कुछ लेके चला जाता, इसीलिए जो था महत्वपूर्ण पत्थर मूर्तियां चली गई, अब कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब अमरावती स्तूप की खोज हुई थी ना तब लोगों को स्तूप का महत्व ही नहीं पता था, लेकिन जब सांची की स्तूप की खोज होती है तब लोगों को स्तूप के महत्व का पता चल जाता है और फाइनली सांची बच जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आखिर क्यों अमरावती बच गया, अमरावती नष्ट हो गया और जो सांची था ये बच गया। तो आपने देखा
ये हैं अमरावती के नष्ट होने के कारण। अब बात करते हैं कि जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप आखिर ये बच गया, इसके क्या कारण थे? तो सबसे पहला देखो, 1818 में खोज, अर्थात जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार एकदम, मतलब जैसे घर होते हैं ना, जो दरवाजे होते हैं बड़े बड़े ऐतिहासिक दरवाजे, वो 3 तो खड़े हुए थे। अब एक जो चौथा था वो भी वहीं पर गिरा हुआ था, अच्छी हालत में था, कुछ खराब नहीं हुआ था। ठीक है। फिर है शाहजहां बेगम की बात, अर्थात कुछ फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे वो यहाँ से वास्तविक कृतियां, वास्तविक जो मूर्ति पत्थर थे उनको ले जाना चाहते थे। तो शाहजहां बेगम ने उसकी कॉपी यानी कि प्लास्टर की कृतियां ले जाने के लिए अंग्रेजों को राजी कर लिया था। ठीक है। साथ ही साथ शाहजहां बेगम ने ये जो सांची का स्तूप था, इसकी टूटी फूटी संरचना की मरम्मत करने के लिए, इसके रखरखाव के लिए अनुदान दिया, पैसे दिए और इसका संरक्षण करवाना शुरू किया। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और बातें आएंगी। सुल्तान जहां बेगम की बात आ जाती है कि शाहजहां बेगम की जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने सांची के स्तूप के लिए एक संग्रहालय बनवाया और एक अतिथिशाला बनवाया, जहां पे केवल अतिथि आएंगे और जहां पे केवल इतिहासकार आएंगे अलग अलग। ठीक है। उसके बाद इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया कि इस स्तूप पर किसी भी तरह से किसी रेल ठेकेदार या फिर किसी निर्माता की नजर ना पड़े। और साथ ही साथ ये उन लोगों से भी बचा रहा जो यूरोप के संग्रहालयों में ऐसे चीजों को ले जाना पसंद करते थे। और जब सांची की स्तूप की खोज हुई तो विद्वानों को स्तूपों के महत्व का ऑलरेडी पता चल चुका। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों इसके बारे में। ओके। तो आई होप आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ चुका होंगे। ये दोनों के दोनों जो हमारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बच्चों। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 के जो दोनों पार्ट हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम के, वो यहाँ से देख सकते हैं कि इन विच बुक द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध आर कंपाइल्ड एट राइट द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आखिर ये है किसमें। ठीक है। फिर क्या क्या है उसके बारे में आप यहाँ से लेके ये पॉइंट ही लिखेंगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि द स्तूप ऑफ सांची वाज सेव्ड व्हाइल दैट ऑफ अमरावती वाज डिस्ट्रॉयड, एक्सप्लेन हाउ। तो अमरावती स्तूप जो था वो आखिर नष्ट क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ कुछ रीजंस थे, वो रीजंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और जो दूसरा स्तूप था सांची का स्तूप, आखिर ये बच कैसे गया, इसके पीछे भी कुछ थ्योरी काम करती है, वो क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने कहा था ना कि 8-8 नंबर के जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, वो ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। ठीक है। चलिए देखिए 28 का पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला वाला पॉइंट ये कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी तथा सिंचाई उद्देश्य के लिए इसका विकास कैसे हुआ, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अर्थात विजयनगर साम्राज्य में जो जल था इसकी आपूर्ति पूरे के पूरे उस बड़े से बड़े साम्राज्य में कैसे होती थी, और साथ ही साथ सिंचाई के उद्देश्य के लिए ये जो जल का सिस्टम था ये कैसे विकसित हुआ, ये बताना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले विजयनगर में जल की आपूर्ति का जो पॉइंट है उसमें आएगा एक प्राकृतिक कुंड की बात। अर्थात विजयनगर की भौगोलिक स्थिति सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य ये था। नहीं समझे, देखो देखो दोबारा बताता हूँ। विजयनगर की अगर हम बात करें उसकी भौगोलिक स्थिति की, तो वहां से सबसे अधिक जो चौंकाने वाला तथ्य वो ये है कि यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। इस नदी से एक ऐसा प्राकृतिक कुंड बना है जिससे पानी कभी खत्म ही नहीं होता, और ये नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। ठीक है। साथ ही साथ विजयनगर के आसपास में यहाँ का जो भूदृश्य है उसके साथ एक सेकेंड। ओके आगे बढ़ाते हैं इसको पहले। हाँ देखिए विजयनगर साम्राज्य के आसपास में क्या है कि भूदृश्य में अगर हम देखें तो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं। अब पहाड़ियां ग्रेनाइट की, इससे क्या होता है, इससे कई जलधाराएं आकर इस नदी से मिल जाती हैं। जो पहाड़ी से जलधारा आती है, लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर कई प्रकार के कई आकार के जो हौज हैं वो बनाए जाते हैं और पूरे के पूरे पानी को पूरे साम्राज्य में पहुंचाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र बहुत ही शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की कमी है, अर्थात यहाँ पे वर्षा वगैरह कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पानी का जो संचयन है, इसके प्रबंधन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए नहर, हौज बनाए जाते थे। ठीक है। फिर आती है बात कमलपुरम जलाशय की। कमलपुरम जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। इस हौज के पानी से आसपास के जो खेत थे, इनकी सिंचाई की जाती थी और एक नहर के माध्यम से राजकीय जो केंद्र था, इसमें पानी लाया जाता था। एक नहर है हीरिया नहर। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इस जल का प्रयोग सिंचाई में भी किया जाता था। ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया था बच्चों? संगम वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया। ठीक है। तो ये है हमारा आखिर कैसे विजयनगर साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य में पानी की जो पूर्ति है वो की जाती थी, इसके बारे में। ओके। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर का वर्णन कीजिए। अर्थात विरूपाक्ष मंदिर की आपको यहाँ पे विशेषताएं बतानी है, क्या क्या है। आ जाइए देखते हैं। विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता, आप ये समझो कि ये जो विरूपाक्ष देवता थे, ठीक है, जो विरूपाक्ष देवता थे, ये विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता माने जाते थे, जो शिव का ही रूप थे। ठीक है। वह एक समय ऐसा था कि यहाँ की जो माता देवी है पंपा देवी, इन्होंने भगवान विरूपाक्ष को अपने पति स्वरूप पाने के लिए विजयनगर की जो पहाड़ियां थी वहां पे तपस्या की थी विवाह के लिए। तो आज भी ये जो विवाह है वो विरूपाक्ष मंदिर में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। विजयनगर के जो शासक हैं, इन्होंने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया और ये कहते हैं, हमें भगवान विरूपाक्ष ने भेजा है तुम पर शासन करने के लिए। ठीक है। साथ ही साथ सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ में एक शब्द लिखा हुआ होता था, जिसे बोलते थे श्री विरूपाक्ष। ठीक है। जो कि ईश्वर इशारा करता है कि ये आदेश भगवान विरूपाक्ष ने भेजा है। ठीक है। ये जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, इसका निर्माण कई शताब्दी में हुआ था। ठीक है। हमेशा कोई भी राजा आता जो समृद्ध होता, ताकतवर होता, वो इसके निर्माण को और आगे बढ़ाता। जैसे कृष्णदेव राय की बात आती है। कृष्णदेव राय ने जब इनका राज्य आरोहण हुआ था, यानी कि जब इन्हें मुकुट पहनाया जा रहा था, तो उस समय इस मुख्य मंदिर के सामने बना जो मंडप है, इसका निर्माण इन्होंने जब ये राजा बन रहे थे तब करवाया था। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मंदिर है, इसके गोपुरम का निर्माण का श्रेय भी राजा कृष्णदेव राय को ही जाता है। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे सभागार का प्रयोग। बेसिकली ये जो विरूपाक्ष मंदिर है, इसके सभागारों का उपयोग जो था वो कई कार्यों में होता था, जैसे कि देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए, संगीत करने के लिए, नृत्य या नाटक वगैरह करने के लिए इसके लिए होता था। फिर छोटे छोटे और अन्य सभागार थे, इनमें देवी देवताओं के विवाह के उत्सव मनाए जाते थे, जन्म उत्सव मनाए जाते थे, उन्हें झूला झुलाया जाता था, आदि अवसरों पर विशेष मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये कुछ कुछ बातें हैं। ठीक है बच्चों। तो ये है विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में जो विरूपाक्ष मंदिर है, इसकी विशेषता है। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख लें कि हाउ वाटर वाज सप्लाइड इन विजयनगर एम्पायर एंड हाउ इट डेवलप्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन को, आइए देख लेते हैं। वाटर सप्लाइड इन दी विजयनगर एम्पायर, तो इस तरीके से पहले ये पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद में बाकी छोटे छोटे 2 पॉइंट ये आ जाते हैं। फिर आएगा आपका कि डिस्क्राइब द विरूपाक्ष टेम्पल एज ए विजयनगर रिलीजियस सेंटर। तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में, ये रहा आपका कंप्लीट आंसर, यहाँ से इतना, और एक है छोटा सा ये रहा। आप इन सभी को पढ़ सकते हैं बच्चों, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारा सेक्शन नंबर जो डी था, जिसमें 8 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, उसको हमने 30 मिनट के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है।
बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन करता है। लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर से शेयर करो, ताकि आपकी वजह से वो भी अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए और भी लाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर हमारा ए, जो कि है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। अब क्या है इसमें, तो इसमें 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला है हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ते हैं और फिर हम इसका आंसर देंगे। तो लिखा हुआ है, हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जो डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ये एमसीक्यू में आ सकता है, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्होंने सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता था, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। इन्होंने लिखा कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इतनी ईंटें जो थी वो चुरा ली गई। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई हैं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं ज्यादा अभी भी सुरक्षित है। आइए क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है 29.1, हड़प्पा की दुर्दशा क्या थी? तो हालांकि सबसे पहले खोजा गया स्थल तो था, लेकिन इसे ईंटें चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे भाई? तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल बने थे, और साथ ही साथ इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 29.3, ईंट चुराने वालों ने कितना नुकसान किया? तो ईंट चुराने वालों ने कितना नुकसान किया? इतना नुकसान किया, इतनी ईंटें चुराई जिससे 100 मील लंबी लाहौर से मुल्तान तक रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाई जा सकती थी। इतना बड़ा नुकसान किया। ठीक है, तो ये है आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहां से देख सकते हैं कि द प्लेट ऑफ हड़प्पा। अब क्या है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की रही बात, तो आपको एक ही साथ में सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि व्हाट वाज द प्लेट ऑफ हड़प्पा एंड हु वाज अलेक्जेंडर कनिंघम, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज डन बाय रॉबर्स। इस तरीके से ये चीजें हैं। कंप्लीट है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। एक सेकेंड, अब जो अगला है हमारा वो है एकांकी यात्री। ये जो एकांकी यात्री की हम बात कर रहे हैं, ये किस व्यक्ति के बारे में होगा? सिंपल सी बात है, क्या नाम है? इब्न बतूता। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृह यात्री यानी कि उसे अपने जो घर है उसकी याद सता सकती थी, वह बीमार हो सकता था। यह रिहल्ला में लिखा गया एक उदाहरण है। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनियस शहर में पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा यानी कि इब्न बतूता का अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई था ही नहीं जिसे इब्न बतूता जानता हो। अपने एकाकीपन में मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए अश्रों को रोक नहीं सका और फिर मैं बहुत रोया। पर एक तीर्थ यात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और फिर फाइनली उसने मेरा अभिवादन किया। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं एक ही बार में, आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहला ये है कि रिहल्ला के लेखक कौन है? तो रिहल्ला के लेखक है इब्न बतूता। यात्रा के दौरान जो लेखक है इब्न बतूता जो है, इसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? लुटेरों का, गृह यात्री यानी कि घर की याद सताने का, या फिर बीमार पड़ने का। लेखक के प्रति लोगों का जो लोग थे उनका रवैया कैसा था? तो रवैया ये था कि जब वो पहुंचा तो किसी ने भी उसका अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहां पे से कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जब ये उदास हुआ साइड में रो रहा था तो एक तीर्थयात्री ने इसके कुंठा को समझा और उसने जाके उसका अभिवादन किया। ठीक है, तो ये है बातें आपके यहाँ पे कंप्लीट। समझ गए? अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से दे सकते हैं द लोनली ट्रेवलर, जो कि है इब्न बतूता की बात, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रही बात क्वेश्चन और आंसर की, तो वो इजीली यहाँ से दे सकते हैं कि हु वाज द ऑथर ऑफ रिहल्ला।
तो वो इब्न बतूता था। एंड व्हाट चैलेंजेस डिड द ऑथर फेस ड्यूरिंग द ट्रैवलर्स, तो बहुत सारी थी। हाउ वाज एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स द ऑथर, वो क्या था, वो यहाँ से हमने देख ही लिया है। कंप्लीट है। चलिए आगे बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की, जो कि है खंबात का गिरजाघर। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई है, आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यह उद्धरण उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। क्या था, हमारे बुलंद और मुकद्दस पवित्र जिहान में पहुंचा है कि यूशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर की एक इमारत की तामीर करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है, खंबात के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह जरूरी है कि बादशाह इन फरमान की तरह से इस फरमान की हर तरह से तामील का पालन हो। आइए अब समझते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन आंसर के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, एक ही बार में आपको समझा देता हूं। ये हैं हमारे 3 क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि यह उद्धरण कहां से लिया गया है। तो उपरोक्त उद्धरण सम्राट अकबर के उस फरमान से लिया गया है जो उन्होंने 1598 में जारी किया। फरमान द्वारा अकबर ने गुजरात के लोगों को क्या आदेश दिया, तो फरमान के द्वारा गुजरात के लोगों को अकबर ने आदेश दिया कि वे उस ईसाई पादी को गिरजाघर बनाने दें जो उसे बनाना चाहते हैं, कोई रास्ते में रोड़ा ना अटकाए। यह आदेश अकबर की किस धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो अकबर की इस धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वो धार्मिक सहनशीलता है, वो सभी धर्मों को समान आदर करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कैसल ऑफ खंबात, इसके बारे में जो जो आपको पढ़ना है वो यहाँ से देख सकते हैं। और रही बात आपके आंसर की, तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी सेक्शन की, जो कि सेक्शन नंबर F है। वैसे तो मैंने आपको ये जो है पार्ट 2 में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा से, कोई डाउट ना रहे किसी का, इसलिए। ठीक है, 5 नंबर का ये आपका मैप रहेगा। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है जिसमें किन्हीं 2 को आपको अंकित करना है और 3 जो अंकित किए गए इनका नाम लिखना है। अंकित किए गए जो ABC है ये लोथल है, हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। आपको क्या करना है, इनको पहचानना है और ये देखना है कि कौन सा कौन है। ठीक है, जैसे कि जो A है बच्चों यहाँ पे दिया गया है, ये जो A है ये पाकिस्तान में स्थित है, इसको हम हड़प्पा बोलते हैं। B जो है ये भारत में स्थित है, इसको हम लोथल बोलते हैं। ठीक है, C जो है ये पाकिस्तान और इधर साइड में कंट्री उससे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये 3 है। फिर अगला क्या है, इसमें अगला जो पॉइंट है आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। अगला जो है वो ये है कि भारत के रेखा मानचित्र पर किन्हीं 3 महाजनपदों को चिन्हित कीजिए। तो भाई बहुत से महाजनपद हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो मात्र यूपी में 4 महाजनपद है, यहाँ पे बिहार में 3 है, MP में 2 है, एक पाकिस्तान में है, दूसरा अफगानिस्तान में। बहुत सारे महाजनपद हैं, एक एक करके अब आपको नाम बताते हैं। अच्छा एक सेकेंड, आप ये महाजनपद के ना पहले जो बहुत ही जरूरी है उनके नाम देख लो। जैसे मगध महाजनपद, अरे एक सेकेंड, हाँ, जैसे मगध महाजनपद है ये राजगृह बिहार में है। ठीक है, कौशल महाजनपद ये श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, काशी महाजनपद वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, पुरो ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है, अवंती उज्जैन MP में है, गंधा तक्षशिला पाकिस्तान में है। ये चीजें ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये है महाजनपद उनके प्राचीन नगर वगैरह। तो यूपी की जब हम बात करते हैं तो टोटल 4 है, कौन कौन से, कुरु, पांचाल, कौशल और वाराणसी। फिर जब हम बात करते हैं बिहार की तो बिहार में 3 है, वज्जी, मगध और राजगीर। जब हम बात करते हैं MP की ये वाला तो अवंती और उज्जैन। पाकिस्तान में है तक्षशिला और अफगानिस्तान में है गांधा। ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैप वाला पोर्शन। समझ गए आप मैप अच्छे तरीके से। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो सबसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह थे वो आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिए हैं।
और आज का जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो था वो ऑलरेडी हमारे एंड तक पहुंच चुका है। और आई होप कि आपको आज जो जो मैंने समझाया वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है